आज के जो कल अपन ने क्या कहते हैं कैलिब्रेशन पढ़ लिया था। कैलिब्रेशन के बाद जो हमारे स्टैटिक थे, स्टैटिक में हमारे क्या कहते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसमें केवल वही चलेंगी। उस स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की जो जो आपकी वो है डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस को हम देखेंगे। यहाँ पे जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो डेफिनेशन क्या है, थोड़ा मैं थ्योरी में ज्यादा बता रहा हूँ, तो आप इसको क्या कहते हैं आवश्यकता अनुसार कम करके भी लिख सकते हैं। अनुपम दहिया, मैं आपको लास्ट बार बोल रहा हूँ रोल नंबर सही कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। चलिए अब यहाँ पर एक्यूरेसी की स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये एक्यूरेसी कैसा टर्म है, स्टैटिक टर्म है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस प्रकार की क्वांटिटी होती है स्टैटिक क्वांटिटीज, ये जस्ट थ्योरी है। स्टैटिक क्वांटिटीज, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं जो समय के साथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। और स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेजोल्यूशन, एरर, सेंसिटिविटी, थ्रेशोल्ड, reproducibility, zero drift, stability एंड linearity, ये हम पढ़ने वाले हैं। एक्यूरेसी जो है इसकी वो होती है परिभाषा, इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ विच द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग है, मतलब कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग के पास जो ट्रू वैल्यू है, जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। फॉर एग्जांपल कि आप मेजर कर रहे हैं 5 एम्पियर का करंट, तो आपका 4.9 आता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आता है 4.8। तो जो 4.9 वाला इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलेंगे वो ज्यादा आपका एक्यूरेट है। तो इसको आप ऐसा लिखेंगे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर्ड क्वांटिटी उसके सत्य मान के कितना करीब है उसे हम एक्यूरेसी के द्वारा दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी एमीटर के द्वारा किसी करंट वैल्यू 5 एम्पियर को दो एमीटर, एमीटर 1 और एमीटर 2 के द्वारा मेजर किया जा रहा हो, और यदि एमीटर 1 की रीडिंग 4.8 और एमीटर 2 की रीडिंग 4.9 है, तो यहाँ पर हम एमीटर 2 को एमीटर 1 की तुलना में ज्यादा एक्यूरेट बोलेंगे। अन्य शब्दों में अन्य शब्दों में एमीटर 1 की एक्यूरेसी एमीटर 2 से ज्यादा होगी, ठीक है। फिर इसमें ये जो मैंने क्या कहते हैं, ये जो थी आपकी डेफिनेशन बताई थी और उसके बाद मैंने आपको उदाहरण बताया था, उसके बाद आप लिखेंगे कि जो एक्यूरेसी डिनोट्स, जो एक्यूरेसी होती है वह किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी के मतलब मेजर क्वांटिटी को एक्चुअल वैल्यू पे किस एक्सटेंट तक क्लोज हुई है वो दर्शाता है। किस एक्सटेंट तक क्लोज हुई है वो दर्शाता है, किस एक्सटेंट तक एक्चुअल वैल्यू पर हमारा मेजरमेंट पहुंच पाया है, ये हमें एक्यूरेसी के द्वारा दर्शाया जाता है। यह इंस्ट्रूमेंट की यह इंस्ट्रूमेंट की ट्रू वैल्यू को प्राप्त करने की एबिलिटी को इंडिकेट करता है। यह इंस्ट्रूमेंट की ट्रू वैल्यू को प्राप्त या मेजर कर पाने की एबिलिटी को इंडिकेट करता है। अब एक्यूरेसी किस किस फॉर्म में हम दर्शा सकते हैं। पहला, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग। जैसे कल परसों मैंने आपको मीटर्स की वैल्यू दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि आपका 50 मिली एम्पियर का है, कोई 5 मिली एम्पियर का है, और कोई 5 एम्पियर का है, कोई 10 एम्पियर का है, कोई 50 एम्पियर का है। तो अगर हम एक्यूरेसी को बोले कि फुल स्केल रीडिंग क्या होगी, अब उसके लिए एग्जांपल अपन आपको दिखा देते हैं। मैं आपको मीटर्स खोल के दिखा देता हूँ। एनालॉग मीटर्स, जैसे इमेजेस में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपको जो एमीटर्स दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक 60 है, ये 10 है, ये 100 है, ठीक है। तो हम स्केल के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि इसका 1% है, इसका 5% है, इस वाले का 10% है। तो इस प्रकार से एक्यूरेसी बताएंगे कि इतना ये फुल स्केल के परसेंटेज में हम एक्यूरेसी को बता रहे हैं कि इतना। इसमें अगर हम एरर बताते हैं तो एक एरर एक्यूरेसी निकालने के लिए एरर को माइनस कर देते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 98% एक्यूरेट है, 95% एक्यूरेट है और ये हमारा 97% एक्यूरेट है। तो इस प्रकार से हम एक्यूरेसी को परसेंटेज में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी इज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। मतलब कि यहाँ पर हम कोई वैल्यू जब मेजर करेंगे, मतलब कि हम यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके दोनों के द्वारा हम 5 एम्पियर मेजर कर रहे हैं। तो 5 एम्पियर हर के लिए हम 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर ही 5 एम्पियर के रिस्पेक्ट में ही परसेंटेज निकालेंगे। 5 एम्पियर में एक 4.7 बता रहे तो एक 4.7 बाय 5, एक 4.8 बता रहा तो एक 4.8 बाय 5, और अगर दूसरा 4.9 बता रहा है तो उसमें हम लिखेंगे 4.9 बाय 5। जब हम देखेंगे कि 4.7 वाले का परसेंटेज एक्यूरेट कम है, सेकंड वाले का 4.8 वाले का एक्यूरेसी ज्यादा है, और उसी तरीके से 4.9 वाले की एक्यूरेसी और ज्यादा है। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड विद 100। तो ऐसे में हमको एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। इसमें आपको परिभाषाओं की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये टर्म्स याद करने पड़ेंगे। ये टर्म्स में आपको इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जांपल याद करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। कौन है मैं, हाँ नेक्स्ट था आपका एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल स्पैन। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मेजर की जाने वाली लार्जेस्ट रीडिंग और स्मॉलेस्ट रीडिंग जो भी उसके द्वारा मेजर की जाती है, तो लार्जेस्ट रीडिंग और स्मॉलेस्ट रीडिंग के बीच का जो स्पैन कहलाता है वो हमारा कहलाता है स्केल स्पैन। तो उसके परसेंटेज में एक्यूरेसी को बताना। और फिर पॉइंट एक्यूरेसी, मतलब कि अभी मैं इसका नेक्स्ट, अभी ये जब प्रिसीजन और एक्यूरेसी में अंतर बताऊंगा तो वहां पे ये पॉइंट एक्यूरेसी बता दूंगा मैं आपको। पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि कोई एक हम जैसे हम मान लीजिए एरो चलाते हैं, तो एरो पे एक निश्चित पॉइंट की 100 नंबर्स देता है, उसके आसपास के जो वो कहलाते हैं, क्या कहते हैं वो 99 98 इस तरह के पॉइंट, इस तरह के पॉइंट्स हमको देते हैं, तो वो कहला जाता है हमारा पॉइंट एक्यूरेसी। वो आपको अभी जब प्रिसीजन में एग्जांपल बताऊंगा तो वहां पे बता दूंगा कि पॉइंट एक्यूरेसी का मतलब क्या है। ये वाले में नेक्स्ट चलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट में कंटिन्यूटी या लगातार उसी मेजरमेंट को, उसी रिजल्ट को रिपीट कर पाने की एबिलिटी को प्रिसीजन कहते हैं। फिर से हिंदी में बोलेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट को पुनः रिपीट किए जाने की एबिलिटी को प्रिसीजन कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो ये जो हिस्सा है आपका, ये प्रिसाइज्ड कहलाएगा। भले ही गलत है, भले ही गलत है, पर एक ही जगह बार बार क्या कहते हैं, वो हमारा रिजल्ट क्रिएट कर पा रहा है। 5, 4.8, 4.9, 4.95, 4.97, 4.98, वो क्या है, लगातार उसी वैल्यू को मेजर कर रहा है, तो वो कहलाएगा प्रिसाइज, वो कहलाता है प्रिसीजन। और अगर वहीं पे क्या कहते हैं, पहले 4.1 मेजर करता है, फिर 4.9 मेजर करता है, फिर 5.3 मेजर करता है, तो हम बोलेंगे प्रिसाइज नहीं है। ये आपके माइंड में लगातार डाउट क्रिएट करता रहेगा कि हमारा मेजरमेंट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो प्रिसाइज्ड होता है वो हमको बता देता है कि हमारे जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो सही मेजरमेंट है। इसके बाद यहाँ पर है कि मतलब एक और चीज लिख सकते हैं कि प्रिसीजन किसी भी मेजरमेंट के लिए एक्चुअल वैल्यू या एवरेज, सॉरी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए एवरेज वैल्यू से क्लोजनेस और क्लोजनेस एंड क्लोजनेस एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। पहला तो ये हमारा ये बताएगा कि कोई भी एक एवरेज मेजरमेंट है, उसके
पास क्या कहते हैं कितने उसके पास ही हमारे कितने रिजल्ट आ पा रहे हैं, और दूसरा वो हमारे सभी मेजरमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट का किस प्रकार से हो रहा है। जो आपका प्रिसीजन होता है उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला तो कॉन्फर्मिटी, मतलब कि वो हमको एक कंफर्मेशन देता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो लगातार एक ही मेजरमेंट कर रहा है, मतलब कि उसके सही होने की संभावना या फिर जितनी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जितनी भी हमारी फिजिकल कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग हमारा ये डायरेक्टली हमारा आंसर आने वाला है। जितना हमारा सर्किट कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आने वाला है। ये एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है अगर हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हुआ तो। और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जो हमारे क्या कहते हैं वैल्यूज, ऐसा कह लीजिए कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना दशमलव के 3 मान तक शुद्ध मान निकालिए, ठीक है, दशमलव के 2 तक शुद्ध मान निकालिए, तो वो कहलाता है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर, हम उनको बोला करते हैं। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होती हैं प्रिसीजन की। आपको इसकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप यही बता देंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कंफर्मिटी और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैसे आता है आपका, फॉर एग्जांपल कि जैसे तुम लोगों ने मेगा ओम वगैरह पढ़ लिया होगा कि जैसे मैं बोलूँ 23,000 सॉरी 2 लाख 2,50,000 2,50,000 मान लिया, ठीक है, 2,50,000 मान लिया। 2,50,000 को तुम क्या बोल सकते हो, 2,50,000 को नहीं, 25 लाख, 25 लाख मान लिया, 25 लाख, 25,73,731 ओम आया तुम्हारा। पर अगर कोई इसको पॉइंट में लिखना चाहेगा और मेगा ओम में तो क्या लिखेगा, 2.5 मेगा ओम, ऐसा लिखेगा। तो उसके पीछे के अंक क्या हो गए, बेकार चले गए। जो 73,000 मैंने बोला था वो 73,000 ओम तो नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये कंफर्मिटी, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर आता है। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले तो हमको सिग्निफिकेंट फिगर पे ध्यान देना है कि हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक हम वैल्यूज को मेजर कर रहे हैं, और दूसरा ये हमारा कंफर्मिटी करता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि हमारा जो रिजल्ट कंटिन्यूसली सेम आ रहा है वो हमारा क्या कहते हैं क्लोज टू ट्रू वैल्यू पहुंच रहा है। कि जैसे जैसे हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे वो हमारा क्लोज टू ट्रू वैल्यू पहुंचेगा। अब इसके बाद हम लोग इस पे अंतर और एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बारे में समझ लेते हैं। जितना मैंने बताया है ना उतना नहीं, इसमें जनरली तुम लोगों से 1 2 2 नंबर 3 3 नंबर की परिभाषाएं पूछी जाती हैं, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता जितना ज्यादा मैंने बता दिया है। और फिर फॉर एग्जाम्पल कभी आ जाता है तो फिर आप क्या कहते हैं इसको एग्जाम्पल की सहायता से एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें बता दी। अब देखिए यहाँ पर हम पहले एक्यूरेसी और प्रिसिजन को समझ लेते हैं। ये देखो ये जो है इस पे ट्रू वैल्यू क्या है, ये है ट्रू वैल्यू। तो अपन बना देते हैं पहले ट्रू वैल्यू को, ब्लैक से बना रहा हूँ ट्रू वैल्यू। ये एरिया ट्रू वैल्यू है, जो ब्लैक से नहीं ब्लू से बनाते हैं। जो ब्लू एरिया है ये ट्रू वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपका जो आंसर है ये आता है आंसर आपका, तो आपका मानेंगे आंसर सही है। पर इसमें देखोगे तो सारे जो आपके मेजरमेंट आए हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं कि किसी ने मान लीजिए वो एरोस मारे हैं, तो एरोस जितने भी इसने मारे हैं वो अलग अलग स्थान पे मारे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ना ये आदमी एक्यूरेट है ना इसमें प्रिसीजन है। मतलब कि ना तो ये गलत जगह में एक साथ मार पा रहा है और ना ही ये सही वैल्यू को एक बार हिट कर पाया है। तो ये एक्यूरेट भी नहीं है और इसका प्रिसीजन भी हाई नहीं है, ठीक है। सब जगह फैलाव है इसका, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा ही। अब अगर सेकंड में देखो, इस वाले में देखोगे, इस वाले में देखोगे तो इसने सारे एरोज एक ही स्थान पे तो हिट किए हैं, पर वो गलत स्थान पे हिट किया उसने। तो क्या बोलेंगे कि ये एक्यूरेट तो नहीं है, तो प्रिसाइज बहुत है। इसका प्रिसीजन हाई है, एक्यूरेसी इसकी बहुत ही लो है। ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। जब भी आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डिफाइन करेंगे तो ये वाला डायग्राम हमेशा बनाना। ये डायग्राम क्या कहते हैं, वो है इसेंशियल चीज है। इसको बनाने पे आपको जो आपने जो लैंग्वेज ऊपर लिखी हुई है वो लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ेगा, अगर वो ये डायग्राम ही देख लेगा
वो ये समझ जाएगा कि आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन मालूम है। अगर हम थर्ड डायग्राम देखें, ये थर्ड डायग्राम हमारा ये वाला हुआ, तो थर्ड डायग्राम अगर हम देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसने जो एरोज हिट किए हैं वो अलग अलग जगह हिट किए हुए हैं। एक ही एरो कई बार एक जगह हिट नहीं हुआ है, पर वो सारे ही एरोज हमारे जो रिजल्ट आना चाहिए, जो ब्लू डॉट है हमारा, उसके आसपास ही लगे हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि ये पर्सन एक्यूरेट है, बट क्या कहते हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी हाई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें का जब एवरेज निकालेंगे ना तो हमको ब्लू ब्लू वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो इसमें आंसर आने की संभावना सही ज्यादा है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा फोर्थ। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में हमारा उसने एक ही पॉइंट पे कई बार हिट किया हुआ है और उसने क्या कहते हैं सही पॉइंट पे हिट किया हुआ है। तो इस पे क्या हो गया, इससे हमारा ये निकला कि ये हाईली एक्यूरेट और हाईली प्रिसाइज है। अब साथ में आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे, एक्यूरेसी होता है यह मेजर्ड क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू से समीपता को दर्शाता है। एक्यूरेसी यह मेजर्ड क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू से समीपता को दर्शाता है। प्रिसीजन यह मेजरमेंट की रिजल्ट की रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब उसके लगातार रिपीट करने की एबिलिटी को दर्शाता है प्रिसीजन। नेक्स्ट सेकंड है, देखिए जो एक्यूरेसी होती है, ये हिंदी में ऐसे लिखेंगे, एक्यूरेसी मेजरमेंट के सही परिणाम को कंफर्म करता है, या सही परिणाम को, अगर एक्यूरेसी हाई है तो इसका मतलब है कि हमारा जो परिणाम है वो सत्य है। हाई एक्यूरेसी परिणाम के सत्यता को कंफर्म करती है। कंफर्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, निश्चित करती है। ठीक है। प्रिसीजन होगा आपका कि प्रिसीजन जो है वो परिणाम की सत्यता को कंफर्म नहीं करता है, वो ये बताता है कि जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारी मेजरमेंट है, वह जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वह सदा ही एक ही परिणाम देने में सक्षम है, सदा ही एक ही परिणाम देने में सक्षम है, परंतु यह परिणाम की सत्यता को कंफर्म नहीं करता है। मतलब ये परिणाम की ट्रुथ को, मतलब ये ट्रू वैल्यू नहीं कंफर्म करता कि ये जो आपने वैल्यूज निकाली है ये आपकी ट्रू है, और ये बताता है कि आप एक ही रिजल्ट को कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड एक्यूरेसी को इंप्रूव किया जा सकता है बिकॉज इट इज द डिग्री विच एक्सप्लेन हाउ क्लोज टू यू योर रिजल्ट। बट प्रिसीजन को इंप्रूव नहीं कर सकते। प्रिसीजन ऑलरेडी इसी तरीके से डिफाइंड है कि प्रिसीजन हम बोलेंगे उस चीज को कि वो आप एक रिजल्ट को कितनी बार कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो वो आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते बिकॉज इट इज डिफाइंड एज कि आप क्या कहते हैं कितनी बार एक रिजल्ट को रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अंदर, एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन सिंपल टेक्निक ऑफ एनालिसिस। एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि आप किस तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं या फिर किस प्रकार की विधि का उपयोग कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करती है आपकी एक्यूरेसी। वहीं अगर हम प्रिसीजन पे आ जाए, प्रिसीजन डिपेंड करता है, साथ ही ये तो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक वी आर यूजिंग, मतलब हम किस प्रकार की टेक्निक यूज कर रहे हैं, बट साथ ही साथ इट इज मतलब ये आपका डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे, सर्किट पे, सर्किट आपने किस प्रकार से कनेक्ट किया है, किस प्रकार के मटेरियल्स यूज किए हैं आपने मेजरमेंट में, और किस प्रकार के आप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो ये सब कहलाते हैं आपके, डिपेंड किस पे कहलाते हैं आपके ये आप कहते हैं प्रिसीजन पे, कि आप जब एक ही प्रकार के एनवायरमेंटल कंडीशन रखोगे, जब एक ही प्रकार की वो रखोगे, कंडीशंस रखोगे, तभी आपका प्रिसीजन एक्यूरेट, तभी आपका प्रिसीजन हाई होगा। ठीक है। तो ये डिपेंड साथ में साथ एनालिसिस के साथ साथ आपके एनवायरमेंटल कंडीशन और अदर फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, बट वो सफिशिएंट नहीं है प्रिसीजन के लिए। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को बोल दी कि एक्यूरेट है
तो जरूरी नहीं कि वो प्रिसाइज्ड भी हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा था कि ये आपका कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट हो सकता है पर जरूरी नहीं वो प्रिसाइज्ड हो, और वही सेम टू सेम हमारा प्रिसीजन में आ जाएगा कि कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन हाई हो सकता है पर जरूरी नहीं कि वो इंस्ट्रूमेंट आपका एक्यूरेट भी हो। इसको अदर वर्ड में ऐसा बोलेंगे कि एक्यूरेसी इस बात का निर्देशन, इस बात को नहीं दर्शाता कि उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन भी हाई होगा। इसी प्रकार से हाई प्रिसीजन भी ये नहीं दर्शाता कि इंस्ट्रूमेंट का सॉरी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी हाई होगी। तो ये आपके डिफरेंस होते हैं। इन डिफरेंस को अच्छे से पढ़ लेना, ये डिफरेंस आपके पूछे जाते हैं, और अगर आपने ये डिफरेंस अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप क्या कहते हैं, आपको जो डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। और आप अंतर में जो भी आपके डिफरेंस आते हैं उनमें आप ये डायग्राम भी पूरे बना सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक डिफरेंस याद नहीं रहता है तो आप ये डायग्राम भी यूज कर सकते हैं साथ में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी और साथ में डिफ्लेक्शन फैक्टर भी है, दोनों चीजों को मैं एक साथ ही बता रहा हूँ। आपका सेंसिटिविटी अप टू दिस पार्ट है एंड आफ्टर दैट आपका डिफ्लेक्शन है, बट बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसलिए दोनों को एक साथ बताया गया है। अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट कि जो सेंसिटिविटी होती है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट में होने वाले स्मॉल चेंज को डिनोट करती है। इसको लिखेंगे कैसे? किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मेजर की जाने वाली क्वांटिटी में संभव स्मॉलेस्ट चेंज को सेंसिटिविटी के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसको समझ लो नॉर्मल लैंग्वेज में। जैसे कि एक स्केल है तुम्हारे पास, ठीक है, एक स्केल है तुम्हारे पास, उसमें 1 सेंटीमीटर एक मिनिमम वो है तुम्हारा। तो अगर क्या कहते हैं, इसको क्या करो, इस तरह से नहीं मानते यार, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। हाँ, एक अपन उसी वेट मेजरमेंट पर मान लेते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग जब सामान वगैरह लेने जाते हो, वेट मेजरमेंट में तुम देखते होगे कि पॉइंट के 2 तक मैक्सिमम टाइम दिखाता है, पॉइंट के 2 तक 1.05 इस तरह से दिखाता है। जब वो मेजर करता है तो तुम देखते होगे कि मान लो आया 900 ग्राम आया, तुम 1 किलोग्राम लेने गए, 900 ग्राम आया, वो धीरे धीरे चीजों को बढ़ाता है। तो जब वो धीरे धीरे बढ़ाता है तो तुम देखते हो कि अगर वो थोड़ी सी क्वांटिटी डालता है तो कभी कभी स्केल आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, आगे स्केल नहीं बढ़ा उसमें। तो जैसे आप मान लीजिए शक्कर लेने गए, तो शक्कर लेने गए तो शक्कर के उसमें 2-3 अगर ड्रॉप किए दाने, तो उससे क्या कहते हैं आपका स्केल आगे नहीं बढ़ा। और फिर उसके बाद अगर उसने 10 दाने ड्रॉप किए तो 1 ग्राम आपका स्केल आगे बढ़ गया। तो वो कहलाता है उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी, मतलब कि वो कितना चेंज डिटेक्ट कर पा रहा है। अगर आप बहुत ही स्मॉल चेंज करते हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और जो आपका जैसे वेट मेजर करने वाला है वो 10 ग्राम को डिटेक्ट कर पा रहा है, तो उसको हम बोल देंगे इसकी सेंसिटिविटी 10 ग्राम्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, ये सेंसिटिविटी की परिभाषा होती है। तो इसको क्या कहते हैं और किस तरीके से इसकी डेफिनेशन होती है? सेंसिटिविटी चेंज इन आउट इंस्ट्रूमेंट में आउटपुट चेंज तथा इनपुट चेंज के रेशियो को कहा जाता है। सेंसिटिविटी मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट के आउटपुट चेंज तथा इनपुट चेंज के रेशियो को कहा जाता है, या उसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है। यहाँ पर ये उसका वो डेफिनेशन, तो यहाँ पे उसका वो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला, सेंसिटिविटी इक्वल टू चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। या फिर इसको मतलब कैसे कर लेंगे, एक बड़ा सा इनपुट ले लेंगे, उसमें हम चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जितना आउटपुट आया उसको हम चेंज को नोट करेंगे, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको उसकी सेंसिटिविटी मिल जाएगी। अब ये नहीं कि क्या कहते हैं वहां पे तुम 10 दाने लिए बैठे रहो, देखते रहोगे कितने में चेंज आ रहा है। इससे बेटर ये है कि एक बड़ी सी क्वांटिटी तुम उसमें मेजर करो, उसका आउटपुट मेजर करो और आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करो, तुमको सेंसिटिविटी पता चल जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पॉइंट, कि जो गैल्वेनोमीटर होता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में,
इट इज हाईली एक्यूरेट, सॉरी हाईली सेंसिटिव, आपका इसकी सेंसिटिविटी हाईएस्ट होती है गैल्वेनोमीटर की। अब इसके बाद आते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन फैक्टर पे या इनवर्स सेंसिटिविटी पे। ये पढ़ने की आवश्यकता क्यों हो गई? ये पढ़ने की आवश्यकता इसलिए हो गई क्योंकि जब हमको इंस्ट्रूमेंट मिलता है तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो सेंसिटिविटी नहीं बताता है, वो बताता है डिफ्लेक्शन फैक्टर। वो डिफ्लेक्शन फैक्टर का मतलब क्या होता है? डिफ्लेक्शन फैक्टर इज अ चेंज इन इनपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो इसलिए हम उसको हम डिफाइन करते हैं एज एन डिफ्लेक्शन फैक्टर। तो इसको हम बोलेंगे कि किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा सेंसिटिविटी को चेंज इन आउटपुट और चेंज इन आउटपुट सॉरी चेंज इन इनपुट और चेंज इन आउटपुट के रेशियो में डिफाइन किया जाता है। मतलब द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड डिवाइडेड बाय द क्वांटिटीज रिस्पांस। जो क्वांटिटी हमको मेजर करनी थी डिवाइडेड बाय व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मेजर किया जाता है। जो मैंने पहले बोला वो भी लिख सकते हैं। और ये जो ये परिभाषा, जो ये डेफिनेशन होती है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी की। मतलब सेंसिटिविटी के इनवर्स की ये परिभाषा होती है, जिसे हम इनवर्स सेंसिटिविटी या डिफ्लेक्शन फैक्टर भी कहते हैं। जिसे फिर से बोलता हूं कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा सेंसिटिविटी को क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड तथा इंस्ट्रूमेंट के रिस्पांस के रेशियो में दर्शाया जाता है, जो कि वास्तव में सेंसिटिविटी का इनवर्स होता है या व्युत्क्रम होता है, जिसे हम इनवर्स सेंसिटिविटी या डिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं। बट मैन्युफैक्चरर्स इसे सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इनवर्स सेंसिटिविटी इक्वल टू डिफ्लेक्शन फैक्टर। और डिफ्लेक्शन फैक्टर की परिभाषा क्या हो जाएगी? 1/, सेंसिटिविटी विच इज इक्वल टू चेंज इन इनपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। अब आज दो और पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन और थ्रेशोल्ड, और उसके बाद आज की क्लास आपकी फिनिश हो जाएगी। रेजोल्यूशन 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 क्या होता है? यह किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर्ड की जाने वाली स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को हम उस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स रेजोल्यूशन मींस स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज। मतलब सब स्मॉलेस्ट मेजर्ड की जा सकने वाली इनपुट वैल्यू। अगर हम एक स्केल की बात करें तो उसका होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से क्या कहते हैं हमारा वो, सॉरी मिलीमीटर, माय मिस्टेक 1 मिलीमीटर, उसमें 1/10 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं हमारा वो रेजोल्यूशन होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर्स की जाने वाली स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। अब इसमें एक चीज और है, मान लीजिए भी ये सेम उसी भाषा में लिखा हुआ है। अगर इसको और ज्यादा लिखना हो तो इसको किस तरह से लिखना है वो यहाँ पे बताया गया है। बाकी परिभाषा यही है। और इसके बारे में लिखना हो तो क्या लिखोगे? ऐसा लिखोगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज किया जाए तो हमें आउटपुट में उस रीडिंग का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वह रिस्पॉन्स हमें एक निश्चित मिनिमम चेंज पर सॉरी तब इसको ऐसे, सॉरी फिर से बोल देता हूँ इसको, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर इनपुट को धीरे धीरे चेंज करें तो इसका रिस्पॉन्स हमें आउटपुट पर नहीं दिखता है। उसके रिस्पॉन्स को, आउटपुट पे रिस्पॉन्स को देखने के लिए हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में एक निश्चित मिनिमम चेंज करना होता है। वह मिनिमम चेंज उस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन कहलाता है। ये वही परिभाषा है, इसको दूसरे शब्दों में मैंने बोल दिया है। पर अगर ज्यादा नंबर का आता है तो आपको यही काम करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल एक क्या दोगे? एग्जाम्पल ऐसा दोगे कि जैसे हमारे पास एक रूलर स्केल है, उस स्केल में हम
हम किसी भी वैल्यू या किसी भी लंबाई को जब तक एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं जब तक उसमें चेंजेस 1 मिलीमीटर से ज्यादा ना आए। तो अर्थात उस स्केल का जो रेजोल्यूशन होगा वो 1 mm हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं थ्रेशोल्ड। अच्छा, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन को इंस्ट्रूमेंट का डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, किसी भी स्केल का रेजोल्यूशन या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन उसके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किए जाने वाले मेजरमेंट की एक्यूरेसी को इफेक्ट करता है। इन लाइंस को भी आप लिख सकते हैं। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि थ्रेशोल्ड रिएक्शन जब भी केमिकल रिएक्शन हुआ करता था उसका हम थ्रेशोल्ड स्टेज लिया करते थे। जब तक वो थ्रेशोल्ड स्टेज को पार नहीं करता था तब तक वो हमारा केमिकल रिएक्शन पूरा नहीं हुआ करता था। कुछ ऐसा ही यहाँ पे उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी इनपुट क्वांटिटी को 0 से धीरे धीरे इंक्रीज किया जाए तो आउटपुट तब तक चेंज नहीं होता है जब तक कि इनपुट को किसी एक निश्चित मिनिमम वैल्यू से ज्यादा न बढ़ा दिया जाए। तब उस मिनिमम वैल्यू को उस इंस्ट्रूमेंट की थ्रेशोल्ड कहा जाता है। सॉरी, तब उस मिनिमम वैल्यू को इनपुट का तब उस मिनिमम वैल्यू को इंस्ट्रूमेंट का थ्रेशोल्ड कहा जाता है। इनपुट का नहीं, इंस्ट्रूमेंट का थ्रेशोल्ड कहा जाता है। हाउ मतलब अब रेजोल्यूशन और थ्रेशोल्ड एक जैसे लग रहे हैं पर इसमें डिफरेंस क्या है। रेजोल्यूशन है स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज, मतलब सबसे छोटा चेंज जो इनपुट में किया जाए जिसको हम मेजर कर सकें। और थ्रेशोल्ड क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट, मतलब कि सबसे छोटा मेजर किया जाने वाला इनपुट। ठीक है, इसको एग्जांपल में कैसे बोलोगे कि हमारी जो स्केल है उसको हम कहीं भी देख लें, चाहे हम 10 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच में देखें तो हम बोलेंगे ये 0.1 mm इसका वो है, क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन है। और थ्रेशोल्ड क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड कहलाएगा जीरो से हम कहां तक मेजर कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू। जीरो से मिनिमम वैल्यू क्या मेजर कर सकते हैं, 0.1 mm। दोनों वैल्यूज ही सेम है, दोनों वैल्यूज सेम है, वो भी रेजोल्यूशन भी 1 mm है और आपका थ्रेशोल्ड भी 1 mm है, पर दोनों की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। रेजोल्यूशन स्केल में कहीं भी 2 पॉइंट के बीच का मेजरमेंट होगा, थ्रेशोल्ड होगा जीरो से स्टार्ट करने पर जो मिनिमम इनपुट को हम मेजर कर पाएंगे, तो वो मिनिमम इनपुट होगा 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये परिभाषा होती है। तो ये आपके इनकी परिभाषा हुई। कल की क्लास में हम लोग ये लिनियरिटी पढ़ेंगे, जीरो ड्रिफ्ट पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिबिलिटी पढ़ेंगे, रिप्रोड्यूसिबिलिटी पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी पढ़ेंगे और टॉलरेंस पढ़ेंगे, और आपका रेंज और हिस्ट्रेसिस होगा। देखते हैं कल कहाँ तक पहुंचते हैं। वैसे क्या कहते हैं, मेरा आज के वीक में कल परसों में मेरा स्पैन ड्रिफ्ट तक खत्म करने का मन है, तो ये खत्म